क्वेश्चन नंबर 1 के आगे देखो 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट टाइम कर लिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत टाइम लगा के किया था। क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। एक सर्कल है, उसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, समझोगे, डायग्राम भी साथ साथ बना रहे हैं। तो ये मान लिया सर्कल, इसमें दो कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स, वो एक कॉर्ड मान लिया ये हो गई और दूसरी कॉर्ड मान लो ये हो गई। AB and CD. If two equal chords of a circle intersect within the circle, इस पॉइंट को मान लिया P, ये पॉइंट हमारा P है। Prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. Chord का segment मतलब chord के दो parts, जैसे AB chord है तो दो segment बनाए, एक तो AP और दूसरा PB। इसी तरीके से CD chord पे भी दो segment बनाए, एक CP और दूसरा PD। तो ये करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, मतलब छोटा वाला सेगमेंट छोटे वाले के इक्वल और बड़ा वाला सेगमेंट बड़े वाले के इक्वल। गिवन इन सर्कल विथ सेंटर O रेडियस R, इस सर्कल का सेंटर मान लिया हमने O पे है, ये O पॉइंट सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर O पे है, AB और CD आपस में इक्वल कॉर्ड्स है, AB एंड CD आर इक्वल, ये दोनों पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं, दे इंटरसेक्ट एट P। आगे ये बोला जा रहा है, प्रूव दैट segments of one chord are equal to corresponding segments of other chord। तो वन chord का सेगमेंट देखो, फर्स्ट पार्ट में छोटे वाले सेगमेंट ले लेते हैं, तो AB chord पे AP छोटा वाला सेगमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग CP, और बड़े वाले में BP इक्वल टू DP। ये दो हमको प्रूव करने हैं, ठीक। कॉर्ड पे सेगमेंट हमको इक्वल प्रूफ करने हैं, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स मतलब छोटे वाले सेगमेंट छोटे वाला क्या और बड़ा वाला सेगमेंट बड़े वाले के। कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, इक्वल कॉर्ड्स को लेके कौन सी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है यूज करने के लिए? सर दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। वेरी नाइस, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सो फॉर दैट वी नीड टू ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू CD एंड ON परपेंडिकुलर टू AB। देखो ऐसा करने से क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें हमको आसानी हो जाती है। और P से O भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके ही हम काम कर रहे हैं अभी तक, तो वही करेंगे। कंस्ट्रक्शन नोट डाउन कर ले, कंस्ट्रक्शन OM परपेंडिकुलर टू CD एंड ON परपेंडिकुलर टू AB। ये दोनों हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए और O से P ज्वाइन कर लिया। आगे देखो प्रूविंग। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या क्या फायदा होता है। अगर कॉर्ड्स हमारे इक्वल है ना, तो सेंटर से उनका डिस्टेंस तो इक्वल होता ही है, एक 90-90 का एंगल भी मिल जाता है। तो इक्वल कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है कि एक तो हमको 90-90 मिल जाता है और दूसरा कॉर्ड्स की डिस्टेंस भी इक्वल मिल जाती है। तो एक कंस्ट्रक्शन से हमको दो चीजें मिल जाती है। तो ये हमेशा किया करो, मैक्सिमम केसेस में ये काम करके हम बहुत जल्दी से आंसर ला सकते हैं। तो जब भी इक्वल कॉर्ड्स दिया हो, ये सबसे पहले माइंड में यही सोचना चाहिए कि क्या इसमें कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करना पॉसिबल है कि नहीं, और अगर पॉसिबल है तो कर लिया करो। देखो इन ट्रायंगल PNO एंड ट्रायंगल PMO, अब इनको कॉन्ग्रुएंट करना बहुत इजी है। सबसे पहले एंगल PNO इक्वल टू एंगल PMO, दोनों कितने हैं? 90 डिग्री। RHS चल जाएगा। RHS। हाँ, उसके बाद इनके अपोजिट साइड हाइपोटेनस, तो OP इक्वल टू OP, ये हमारा कॉमन हो गया।
और फिर ON साइड इक्वल टू OM, इसका रीजन डालना पड़ेगा, वही स्टेटमेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from the center, equal chords are equidistant from the center। तो ये कर लिया। फिर लिखेंगे ट्रायंगल PON, PON is congruent to POM, और रीजन हमारा होगा RHS क्राइटेरिया, है ना। ट्रायंगल्स हमारे जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCD से क्या मिलेगी, देखो Sir, PN इक्वल टू PM ऐसा मिल जाएगा। CPCD से क्या मिलेगी, PN इक्वल टू PM, ये हो गई CPCD फर्स्ट इक्वेशन। बट अभी कोई भी पार्ट प्रूव नहीं हुआ है। आगे देखो, नेक्स्ट क्या है, एज AB इक्वल टू CD, ये गिवन था, एंड इन कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर भी आ रही है। AB पे परपेंडिकुलर ON है एंड CD पे परपेंडिकुलर OM है, और कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो एक तो परपेंडिकुलर अगर कॉर्ड्स पे आए तो कॉर्ड्स बाइसेक्ट होगी, और कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। सो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। इसका रीजन डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बोलो। yes, sir. तो AB का हाफ देखो कैसे लिखेंगे। AB का हाफ हम सुनो क्या क्या लिख सकते हैं। AB का हाफ हम चाहे तो AN लिख सकते हैं, चाहे तो BN लिख सकते हैं, बट हम वो पार्ट लिखेंगे जिसमें अभी अभी हमको PN मिला है, इसको ध्यान में रख के लिखेंगे। AB का हाफ हम क्या लिखेंगे, PN जिसमें इंक्लूडेड है, तो AB Sir, का हाफ AP. लिखेंगे AN, AB का हाफ लिखेंगे AN, और इसी तरीके से CD का हाफ क्या लिखेंगे, CM। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 मिल चुका है, इक्वेशन 1 भी मिल चुका है, इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। माइनस करने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है। चलो, तो ये साइन चेंज माइनस, ये भी माइनस, AN माइनस PN। फिगर देख के बताओ AN माइनस PN क्या हो गया, AP होगा। AN माइनस PN AP होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. CM माइनस PN क्या होगा, The CP. Sir, CP. CP। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया ना। Hmm. अब आगे ऑल्सो AB इक्वल टू CD दिया हुआ था, उसमें से हमने AP इक्वल टू CP इक्वल कर लिया। अब इसको फिर से माइनस करो तो रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे। AB में से AP माइनस, तो ये हो गया BP, Yes, sir. और इधर से क्या हो गया, DP। Hmm. तो पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। कोई परेशानी इसमें तो नहीं है। No, sir. ठीक है, तो कॉपी कर लो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं समझाता हूं, इसको करके दिखाओगे, ठीक है। इस टाइप का हमने एक एग्जांपल किया है एनसीईआरटी से। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स है और सेम सर्कल में है, तो फिर से वही कंस्ट्रक्शन हेल्प कर सकता है हमको। तो फिगर अगर बनाए, इसको तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, तो समझ लो अच्छे से क्या है ये, कैसा कह रहा है, क्या कह रहा है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स बना लेते हैं। इस तरीके से दो इक्वल कॉर्ड्स बना लिया। इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं पॉइंट O पे है हर बार की तरह, और ये AB, और इस बार PQ ले लेते हैं ताकि तुम रटो ना हर चीज। नॉमेनक्लेचर जो है या अजम्पशन जो है वो हम कुछ भी कर सकते हैं। AB और PQ हमारे दो कॉर्ड्स हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मान लिया पॉइंट C पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो इतना लिखें पहले, गिवन in circle with center O, radius R, AB equal to PQ। आगे लिखा है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। अच्छा, लाइन ज्वाइनिंग
C2O, यही तो मतलब हुआ, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू सेंटर, मतलब CO लाइन की बात कर रहा है वो। तो दिस लाइन CO मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो ये जो लाइन है ना, कॉर्ड्स के साथ जो एंगल फॉर्म कर रही है, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है कि नहीं? यस सर। एंगल BCO इक्वल टू एंगल QCO, इसको प्रूव करना सच बोलूं बहुत ही सिंपल है। कंस्ट्रक्शन बस करो, दो ट्रायंगल्स तुम्हारे बनेंगे, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करो और उनको CPCT से खत्म करो। तो ये देखो कंस्ट्रक्शन वही वाला जो हमें हेल्प करेगा इस बार भी। सेंटर है, कॉर्ड्स इक्वल है, तो कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। एक तो 90-90 मिल जाएगा और कॉर्ड इक्विडिस्टेंट भी यूज हो गए। तो ये तो सीधे आरएचएस से प्रूव करना है और एंड उसके बाद सीपीसीटी से। आरएचएस से, अच्छा ओके, ये राइट एंगल, हाँ ठीक सही कह रही है। तो आरएचएस से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं और उसके बाद CPCT यूज करना है, इसमें कुछ भी नहीं है ना? तो कंस्ट्रक्शन में OM परपेंडिकुलर टू PQ एंड ON परपेंडिकुलर टू AB, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लो, ठीक है? कंप्लीट करके इन्फॉर्म करो। तो हो गया होगा। नो सर। यस सर। इन ट्रायंगल OCN एंड ट्रायंगल OCM क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग? तो सबसे पहले एंगल N इक्वल टू एंगल M, दोनों 90। फिर उसके बाद OC इक्वल टू OC, ये हो गया कॉमन। और फिर और क्या, ON इक्वल टू OM, equal chords are equidistant from the center. Equal chords are equidistant from the center. तो ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट ONC। सर डन। हाँ ठीक है, ONC is congruent to OMC रीजन RHS। और इसके बाद CPCT से हमको एंगल C इक्वल मिल जाएगा। तो एंगल NCO इक्वल टू एंगल MCO, ये हो गया प्रूफ CPCT। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल था। चलो आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आने वाला है 4th, इसमें मैं चाहता हूं मैं हिंट भी ना दूं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। इसमें मैं हिंट भी नहीं दूंगा, तुम्हें 5 मिनट्स का टाइम देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अगर 5 मिनट्स में नहीं होता है फिर मैं करवा दूंगा। मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूं, बता देता हूं। ये वाली सर्कल ना C1 की तरह सोचो और छोटी वाली सर्कल को C2 की तरह सोचो। सर मेरा हो गया। ओके, तो एक थ्योरम पता होगा, मैं बता देता हूं, देख लेना, वही है ना मेथड। थ्योरम में कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डालें सेंटर से तो कॉर्ड बाइसेक्ट होती है, सबको पता है ये बात, है ना? कैसे कियो, ऐसे कियो ना, या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके माइनस कियो, वो वाला काम कियो। सर ऐसे ही किया है जैसे आपने तो पहले मैंने बोला। तो ऐसे कर रहा है, लाइक जैसे बीसी स्मॉल वाले सर्कल का है एंड हम्म, एडी बिग वाले सर्कल की कॉर्ड है। तो फिर हम्म, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो फिर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बिल्कुल, हाँ एम करेक्ट। इज इक्वल टू एमसी हो जाएगा और बी, और ए एम इज इक्वल टू एमडी हो जाएगा। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी। परफेक्ट, यही सर मेथड मैंने है। भी ऐसे ही किया है। बिल्कुल सही, ऐसे ही करेंगे, सेंटर पे कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, वो सारा कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। मैं नेक्स्ट अभी लेक्चर अपलोड करता हूँ, 1 मिनट। इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कॉपी करने का पूरा टाइम मिल जाएगा। समझो, 3 girls, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। तो 3 गर्ल्स हैं, एक सर्कुलर पार्क है ये मान लो, ओके? अब इसमें 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये तीनों लड़कियां सर्कल के सर्कमफेरेंस पे बैठी हैं। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे रेशमा
इस पॉइंट पे सलमा और इस पॉइंट पे मनदीप। अब क्या करना है, रेडियस सर्कल का 5 है, सर्कल का रेडियस 5, ये ध्यान रखेंगे। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, मतलब इनके लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने हैं। रेशमा थ्रोज द बॉल टू सलमा, तो रेशमा सलमा के पास बॉल थ्रो करती है, सलमा टू मनदीप, एंड वापस मनदीप टू रेशमा। तो ये हो गया मनदीप टू रेशमा। If the distances between Resma and Salma and between Salma and Mandeep is 6, तो रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस ये देखो 6 है, सलमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस ये भी 6 है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो आर एम की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, आर एम की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में दे दिया है आर एस 6 सेंटीमीटर, नहीं मीटर, 6 मीटर, एस एम भी 6 मीटर, आर एम की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सर्कल का रेडियस वो है 5 मीटर, सर्कल का रेडियस 5 मीटर। ये मान लिया सर्कल का सेंटर है पॉइंट ओ। अब देखो सर्कल का सेंटर यूज करने के लिए इन सबको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से, और ये सेंटर हो गया, ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें स्पेस थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि क्वेश्चन लंबा होता है ये क्वेश्चन। ये परफेक्ट 4 मार्कर है। देखो कैसे करना है वो समझो। इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट रेड से, ये वाला पॉइंट हम पी ले लेते हैं, पी। ओके, हमें आर एम की वैल्यू फाइंड करनी है, आर एम की वैल्यू। इस क्वाड्रिलेटरल में, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, आर एस एम ओ, ये साइड 5 है, ये साइड भी 5 है। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम बता सकते हो क्या, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये? सर काइट। वाओ, काइट। देखो तुम्हें याद होगा मैंने क्वाड्रिलेटरल में सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से प्रूफ कर करके दिखाई थी। सर एडजेसेंट side adjacent to the longest diagonal is are equal. लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट भी हो सकता था, लॉन्गर डायगोनल के लिए भी हो सकता है, स्मॉलर के लिए भी। इसमें स्मॉलर वाले के एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। ओके, मतलब उसी उसी डेफिनेशन को हम स्मॉलर के साथ भी बना सकते हैं। तो स्मॉलर के साथ अगर बना लेंगे ना, तो सारी प्रॉपर्टी स्मॉलर के अलोंग रिवॉल्व होने लगेगी। समझ रहे हो बात को? जैसे इसमें स्मॉलर डायगोनल कौन सा है, ओ एस, वो देख के ही लग रहा है। तो इसके लिए एडजेसेंट साइड्स ये वाली और ये वाली इक्वल है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि लॉन्गर डायगोनल अगर है कोई और उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो लॉन्गर डायगोनल अपोजिट एंगल बाइसेक्ट करती है, स्मॉलर डायगोनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर डायगोनल ये काम करने लगेगी। तो स्मॉलर डायगोनल लॉन्गर डायगोनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। कहने का मतलब आरपी इक्वल टू पीएम होगा, एस ओ परपेंडिकुलर टू आर एम होगा। बट क्योंकि काइट एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है, तो इसकी प्रॉपर्टीज हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे हमको पता है गारंटी के साथ कि आरपी इक्वल टू पीएम होगा, एस ओ परपेंडिकुलर टू आर एम होगा, ये सब होगा। हमें ये भी पता है ये एंगल जो अभी डॉट बनाया है मैंने, और ये एंगल इक्वल होगा। हमें ये भी पता है ये एंगल इक्वल होगा। बट इनको हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे काइट की प्रॉपर्टी से। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि एनसीईआरटी में काइट को एक्सप्लेन नहीं किया है, वो तो हमने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ लिया है। ठीक ना, तो ये हम यूज नहीं करेंगे। हाँ, इनको अगर हमने प्रूफ कर लिया, अगर मान लो जरूरत पड़ रही है, जैसे हमें अभी सच में जरूरत है आरपी इक्वल टू पीएम करने की, या इसको परपेंडिकुलर करने की भी जरूरत है, तो अगर यूज करना है तो फिर हमको प्रूफ करना पड़ेगा पहले। चलो, तो यहां पे हमको 90 एंगल प्रूफ करना है पहले।
कैसे 90 एंगल प्रूव करेंगे? तो मैं तुम्हें 4 ऑप्शन देता हूं। पहले याद करो 90 एंगल करते कैसे थे। ये मान लिया हमारा ट्रायंगल एबीसी है, तुम्हें सब याद आ जाएगा। ये ट्रायंगल एबीसी है, मैंने बोल दिया एडी को परपेंडिकुलर प्रूव करो बीसी पे। टू प्रूव मैंने ये बोल दिया है एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। बताओ कैसे करते थे? सर एंगल एडीबी और एंगल एडीसी को इक्वल करना होगा। हाँ करना होगा, उसके बाद लीनियर उसकी पेयर। लीनियर पेयर। वेरी गुड, क्या बात है। प्रार्थना ठीक है ना? यस सर। तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ता था पहले। कॉन्ग्रुएंट करके ये एंगल इक्वल मिलते थे, फिर लीनियर पेयर से उनका सम 180, तो एक 90, फिर दूसरा भी 90। तो ये था जनरल प्रोसीजर। थैंक्स गॉड तुमको याद है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं P पे 90 प्रूव करना है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन देखना, बस हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कर लें। मैं देखो ग्रीन से निशान बनाता हूं। पहला ऑप्शन इस क्रॉस वाले को इस क्रॉस वाले को कर लें, तो ये तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये साइड 5 है, ये साइड 6 है, तो उसको देखना ही बेकार है कि नहीं? दोनों क्रॉस वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर ही नहीं पाएंगे। साइड्स ये 6 है, ये 5 है, कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। उसी तरीके से नीचे वाले दो क्रॉस भी नहीं हो पाएंगे। हाँ अगर हो जाए तो भी हमको 90-90 मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट ये होंगे ही नहीं कॉन्ग्रुएंट। तो अब दो ही ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो हम इन दोनों क्रॉस वालों को कॉन्ग्रुएंट करें और फिर इस एंगल को इक्वल करें, उनका सम 180 करें, ये कर सकते हैं। या फिर इन डॉट वाले ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करें और उससे हम काम चलाएं। तो पहले हम देखते हैं क्रॉस वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पॉसिबल है कि नहीं। सोचो माइंड में, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो ये साइड 6 है, ये साइड 6 है, ये साइड कॉमन है, और कुछ मिल रहा है इसमें? सर एक सेकंड। देख लो। चलो, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो साइड्स हम ले रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये बीच वाला एंगल इक्वल लेंगे तभी साइड एंगल साइड काम करेगा। तो इस एंगल का कोई रीजन हमारे पास नहीं है। यस और नो? यस। तो कहने का मतलब इन दोनों क्रॉस वाले ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते हैं। तो अब एक ही लास्ट ऑप्शन बचा है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना, तो और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास, उनको तो करना ही पड़ेगा। चलते हैं हम सॉल्यूशन पार्ट में। इन ट्रायंगल PRO, इन ट्रायंगल PRO एंड ट्रायंगल PRO कहां पे है? अच्छा ये है PRO एंड PMO। क्या क्या लिखेंगे देखो, सबसे पहले लिखते हैं RO इक्वल टू MO, दोनों सर्कल के रेडियस थे। फिर लिखते हैं OP इक्वल टू OP कॉमन। और कुछ बताओ, और कुछ लिख सकते हैं क्या? या इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम आएगी? सर ये भी नहीं होएगा कॉन्ग्रुएंट। नहीं होएगा पक्का? प्रार्थना सर पक्का? कैसे होगा बताओ? सर आइसोस। अच्छा ये एंगल तुमको दिख रहा है, तो वो हमारे काम का है किसी? नो सर, ASS हो नो जाएगा सर। ना। मैं बोलता हूं अभी भी कॉन्ग्रुएंट है, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। सही सर। सर ये इक्वल कॉर्ड्स है ना, तो फिर उनका एंगल सेम होगा।
क्या बात है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सेंटर, यस ये कॉर्ड सर। 6 है, ये कॉर्ड भी 6 है, इसका मेजरमेंट ये वाला होगा और इस हम्म। कॉर्ड का मेजरमेंट ये वाला होगा, दोनों एंगल इक्वल। क्यों पुलकित? तुम कैसे? कैसे? देखो मैं लिखता हूं पहले एंगल, देखो एंगल आर ओ पी और एंगल एम ओ पी, इसका रीजन क्या होगा? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड। रुको एक काम करते हैं, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, ठीक है? इन दोनों एंगल की बात हो रही है, तो एंगल आर ओ पी इक्वल टू एंगल एम ओ पी, इसका रीजन लिखते हैं, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कैसे हुआ ये देखो, ये देखो एस आर कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 6 है ना, और एस यस एम सर। भी 6 है, दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो वो सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करेंगे। पढ़ा था हमने, है कि नहीं? यस सर। तो ट्रायंगल ओ आर पी, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइम कम है। ट्रायंगल ओ आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एम पी, और रीजन लिखेंगे साइड एंगल साइड। तो इसके बाद वही जो हम बहुत बार कर चुके हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उन एंगल्स को हम 90 90 करना चाहते हैं। एंगल ओ पी आर, तुम फिगर देख के मैच करते रहना, मैं क्या लिख रहा हूं मैच हो रहा है कि नहीं फिगर से। एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ पी एम सीपीसीटी। फर्स्ट इक्वेशन, ऑल्सो angle OPR plus angle OPM equal to 180, linear pair axiom, equation number 2, from 1 and 2, angle OPR plus angle OPR equal to 180, so 2 angle OPR equal to 180, और यहां से एंगल OPR कितना आ गया, 90 डिग्री, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू RM। ये हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप मिला है, ये एंगल 90 हो चुका है। अब क्या करना है वो सुनो, ये एंगल 90 हो गया है, देख लो ये एंगल 90 हमने प्रूव कर लिया। अब अगर हम आरपी की लेंथ फाइंड करने में कामयाब हो गए तो उसको डबल कर लेंगे तो आरएम हो जाएगा जो हमको निकालना था। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि आरएम तो एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड पे हमने परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया ना, तो कॉर्ड तो बाइसेक्ट हुई होगी। सही बात है कि नहीं? आरएम कॉर्ड पे हमने 90 प्रूफ कर दिया है सेंटर से, ओपी क्या है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया ना, तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा। यस सर। यस सर। निकालना हमको पड़ेगा, सिर्फ आरपी निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे, वो आंसर। अब आरपी जो है ट्रायंगल आर एस ओ में हाइट भी है, देख लो एसओ को अगर बेस ले लें तो वो हाइट भी हो जाएगी। तो एरिया निकालते हैं, एरिया कैसे कैसे निकालते हैं, देखो एरिया निकालते हैं पहले आर एस ओ, ट्रायंगल आर एस ओ का एरिया निकालते हैं, ये लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कितना मिल रहा है, 1/2 बेस, एसओ तो 5 है, आरपी भी नहीं पता। अच्छा, एरिया अगर पता हो जाए तो आरपी निकालना पॉसिबल है। यस हाँ, सर। ये देखो एरिया ट्रायंगल आर एस ओ, ये हो गया 1/2 इंटू 5 इंटू आरपी। अब बस क्या करें, एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं से निकाल लें तो यहां पे डाल देंगे, आरपी मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। अब एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू, एंगल में सर। तीनों sides पता है, कोई तरीका है तुम्हारे पास, ये फिर 5 है, यस सर। हेरॉन्स फार्मूला, एसओ 5 है ना, तो अब इसी ट्रायंगल का एरिया हम, क्योंकि तीनों साइड्स पता है, तीनों साइड्स यस। हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे, एरिया ट्रायंगल आर एस ओ यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। चलो तो उसमें तो एस निकालते हैं पहले, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 6 प्लस 5 प्लस 5 अपॉन 2, ये कितना आ गया 8। फिर एरिया ट्रायंगल आर एस ओ इक्वल टू अंडर रूट
s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। याद तो है ना, भूल तो नहीं गए? यस यस सर। सर, याद है। 8 इंटू 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6। ये हो गया 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। 3 इंटू 3 तो 3 बाहर, 8 इंटू 2 16, उसके लिए 4 बाहर। ये कितना आ गया? 12। और एरिया है तो मीटर स्क्वायर, है ना? तो ये भी यस एरिया सर। मिल गया और ये भी एरिया मिल गया। इन दोनों को क्या करोगे? इक्वेट करोगे। अब इधर लिखते हैं लास्ट में। सो देखो, इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन तो ले लिया, इक्वेशन 3 इसको ले लेते हैं, और ये भी हमारा एरिया है किसका? आर एस ओ, सेम ट्रायंगल, इसको 4 ले लेते हैं। आगे लिखते हैं फ्रॉम 3 एंड 4। फ्रॉम 3 एंड 4, 3 एंड 4 से देखोगे तो ये जो हाफ इंटू 5 इंटू आरपी है ना, उसको हम 12 के इक्वल लिख देंगे। हाफ इंटू 5 इंटू आरपी, ये हो गया 12। तो यहां से आरपी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2 इस साइड चला गया, 24/5। 24/5 मतलब 48/10, तो ये हो गया 4.8 मीटर आरपी। अब एज ओपी इज परपेंडिकुलर टू आर एम, सो आर एम की वैल्यू क्या होगी? 2 आरपी। तो ये हो गया 2 इंटू 4.8, 9.6 मीटर। ये हमारा आंसर है। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो आराम से। आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगली क्लास पे इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, अंकुर सैयद डेविड वाला, तो वो हम करेंगे। और होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि अगली क्लास पे हम चैप्टर का 70% खत्म कर लेंगे। कल हम, मतलब अगली क्लास जब आएगी तो हम एक दो और ऐसे ऐसे थ्योरम्स करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, 4 मार्कर थ्योरम। तो अभी है, इसमें अभी बचा हुआ है, सर्कल के अंदर बहुत कुछ बचा हुआ है। ये कॉपी कर लो, इन्फॉर्म करके फिर जा सकते हो।